केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 23 जून 1953 को श्रीनगर जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस समय भारतीय जनसंघ बहुत छोटा था। हमने आवाज उठाई। विपक्ष ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने भी जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर कहा था कि इस बारे में जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। आयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की। और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध उन्होंने किया और विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला शहीद नेता कहा जा सकता है। उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो झंडे नहीं हो सकते। वे हमेशा कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम उनके अखंड भारत के सपने को साकार करेंगे। हम उनकी विचारधारा को आत्मसात करेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको आजाद भारत का पहला शहीद नेता बोला जा सकता है। उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी और वो हमारे लिए, हमारी विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने कहा, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकते। वो हमेशा कश्मीरियत की बात करते थे कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इतनी खुशी होती है कि 1953 में जो उन्होंने नींव रखी थी, उस सपने को, उस संकल्प को सिद्धि तक लेके गए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर और कश्मीर में एक नई प्रगति की लहर लेकर आए हैं। आज उनके बलिदान दिवस पर हम सब प्रण लेते हैं कि उनके अखंड भारत के स्वप्न को साकार करेंगे, उनकी विचारधारा को आत्मसात करके उन्हीं की वैल्यूज पे, उन्हीं के मूल्यों को आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अखंड भारत बनाने का अवसर मिला। प्रसाद मुखर्जी का बलिदान एक वास्तविकता है। प्रसाद जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने में 66 साल लग गए, जब देश से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटना, देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था का बहाल करना, यहाँ तक श्यामा प्रसाद जी सीमित नहीं थे। अगर हम उनकी पुण्यतिथि में, उनकी बलिदान दिवस पे हम और कुछ पहलुओं को अनुध्यान करते हैं। मित्रों, आजादी के पहले सभी लोगों की आंदोलन की मंच कांग्रेस पार्टी होती थी। सभी विचार के लोग रहते थे।
बाजारवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे, राष्ट्रवादी लोग रहते थे, सांप्रदायिक लोग भी रहते थे। सबकी एक ही उद्देश्यता अंग्रेजों को देश से हटाना है, देश को स्वराज्य प्राप्ति करना। इसलिए सारे विचारों को सीमित करते हुए एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सबने काम किया। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे। लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभाव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े। लेकिन समय क्रम में राजा नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया। और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहब आम्बेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना। मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था। लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच फोन पर हुई बातचीत पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की और शांति की अपील की। पहले इजरायल ने हमला किया, फिर अमेरिका आया और अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया। क्या प्रधानमंत्री इजरायल और अमेरिकी राष्ट्रपति से शांति की अपील करने के लिए बात करेंगे? ये अपील सभी से की जानी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी से नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की, शांति संयम की अपील भी की। पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके इजरायल ने हमला किया, हमलावर इजरायल, और हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका आता है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून सबका उल्लंघन करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिसका उल्लंघन हुआ है उसका तो बात करते हैं, शांति बनाओ, पर जो हमलावर इस मामले में है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय नियम का, क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल से भी वार्ता करेंगे? उन्हें भी ये सीख देंगे, उन्हें भी समझाएंगे, या उसी को जिसकी सीमा का उल्लंघन हुआ है? क्या आप ये भारत सरकार से मांग कर भाई, शांति की अपील तो सारे पक्षों से होनी चाहिए, संयम की अपील तो सारे पक्षों से होनी चाहिए, एक से क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्या करें वो, क्या न करें, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं, निर्णय लें वहां क्या करना है। पर एक यक्ष प्रश्न तो है, इजरायल ने सीमा पार करके ईरान पर हमला किया, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके B-2 प्लेन लेके हमला किया, उनसे शांति संयम की अपील नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर नियमों का उल्लंघन हुआ है, उनसे अपील नहीं होगी। गाजा पट्टी में जिन निर्दोषों पर बम गिराए जा रहे हैं, वो बमों से, बारूद से तो मर ही रहे हैं, उससे ज्यादा भूख से मर रहे हैं। उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी इजरायल से नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, या वही जो पार्टी का टूट रिश्ता है इजरायल और भाजपा का, उसे निभाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि कश्मीर हमारा है और तत्कालीन सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन सरकारों ने हमेशा देश को बांटने का काम किया, देश उनके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रहा। स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस सरकार ने कभी देश की प्रगति के बारे में नहीं सोचा। जिन्होंने सिंह गर्जना में जब कहा
कि एक देश में एक विधान, एक संविधान ही होगा, दो विधान दो संविधान नहीं चले। जिन्होंने ये जयकारा दिया कि ये कश्मीर हमारा है, और तत्कालिक सरकारों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। तत्कालिक सरकारों ने हमेशा देश को बांटने के लिए काम किया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया, कभी कश्मीर को हमसे अलग कर दिया। उनकी सोच में, उनकी नियति में केवल अपना शासन सेफ रहे, देश उनके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी, मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज भारत माता के महान सपूत की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे एक महान विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नद्रष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश की औद्योगिक नीति तय करने में प्रमुख भूमिका निभाई। जब आजादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के
ऐसे महान सपूत को जिन्होंने एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देश को अपनी मूल्य सेवाओं से लाभान्वित किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, 75 वर्षों की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली बन गया है। हमारे सामने कई चुनौतियां थीं, फिर भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम बना हुआ है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये वीरता की भूमि है। सदस्यगण, भाई और बहनों, ये क्षण न केवल हमारी प्राक्कलन समिति के विरासत का सम्मान है, बल्कि उनके योगदान, उनके प्रयास, उनके अनुभव और उनके प्रयासों से पारदर्शी और जवाबदेही वित्त शासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिंतन भी है। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम किए। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।